एक और मुद्दा जो इन दिनों गर्म है, सत्ताधारी पार्टी की एक प्रवक्ता का बयान ऐसा आता है जिसके बाद दुनिया भर में जब सवाल उठाए जाते हैं तो फिर वो सत्ताधारी पार्टी उस प्रवक्ता से किनारा कर लेती है, उन्हें पार्टी से 6 साल के लिए बाहर का रास्ता दिखा दिया जाता है। लेकिन जवाब तो दुनिया भर में भारत सरकार को देने पड़ रहे हैं। क्या इस मुद्दे को भी उठाया जाएगा? मैं आपको एक बात बताना चाहूंगी कि पार्टी के जो प्रवक्ता होते हैं उन्हें कोई भी पर्टिकुलर कोई चीज़ को लेकर अगर कोई बात करता है, भाष्य करता है, तो मुझे लगता है उसमें उन्होंने कंट्रोल करना चाहिए। और पार्टी की जवाबदारी यही है, अगर कोई बाय मिस्टेकली या पर्पसली या इंटेंशनली अगर कोई प्रवक्ता इस तरीके की बातें करता है तो पार्टी ने उस पर कार्रवाई करनी चाहिए। और मुझे लगता है भाजपा ने, बीजेपी गवर्नमेंट ने, बीजेपी के अध्यक्ष ने उन पर कार्रवाई की और उन्हें पार्टी से निकाला भी गया है। तो मुझे लगता है दिस इज द करेक्ट आंसर कि वो ऐसे कोई भी प्रवक्ता के स्टेटमेंट के साथ वो अग्री नहीं करते हैं, इसलिए उन्होंने पार्टी से उन्हें 6 साल के लिए निकाल दिया गया है। ठीक है, नुपुर शर्मा पर तो आपने अपना स्टैंड क्लियर कर दिया, लेकिन एक बार फिर मैं आऊंगी। जिस तरीके से उद्धव ठाकरे ने आपको चैलेंज कर दिया और कह दिया है कि कश्मीर जाए, आपने चैलेंज खुले तौर पर एक्सेप्ट भी कर लिया है, तो कब जाने की तैयारी है? आज एबीपी न्यूज़ पर ही बता दीजिए। मुझे लगता है कि हनुमान चालीसा पढ़ने की तारीख उद्धव ठाकरे जी बता दीजिए, उसके बाद जाकर मैं कश्मीर में किस तारीख को पढ़ूंगी, हनुमान चालीसा का पाठन करूंगी, वो भी जरूर मैं डिक्लेयर करूंगी। पहले हनुमान चालीसा का पाठन अगर महाराष्ट्र में पढ़ नहीं सकते हैं तो ये किस तरीके से आह्वान करते हैं? आह्वान तो स्वीकार सकती हूँ, महिला हूं तो इसका मतलब ये नहीं तुम्हारे आह्वान को स्वीकारूंगी नहीं, पर मैं जरूर ये एक्सेप्ट करूंगी कि जो आह्वान दूसरों को देते हैं पहले उन्होंने हनुमान चालीसा का पाठन घर पे मातोश्री पे जरूर पढ़े और सब दुनिया को बताए कि वो हनुमान चालीसा पढ़ के कि मेरी श्रद्धा, मेरी भक्ति हनुमान जी में और राम लल्ला में जरूर है। जी, आप हमारे साथ रहिए, मैं आपसे आगे चर्चा को बढ़ाऊंगी, लेकिन पहले जिस तरीके से सत्ताधारी पार्टी की प्रवक्ता और उनका वो विवादास्पद बयान, जिसके बाद राजनीतिक तौर पर चौतरफा बीजेपी भी घिरी है और बीजेपी को किस तरीके से नुपुर शर्मा के इस बयान को लेकर घेरा है उद्धव ठाकरे ने, जरा वो सुना देते हैं, फिर आपसे बातचीत आगे बढ़ाएंगे। अपमान केल्यानंतर सगळे मिडल ईस्ट, अरब देश एकत्र झाले आणि त्यांनी आपल्या देशाला गुडघ्यावरती आणलं, माफी मागायला लावली। कोणामुळे परिस्थिती आली? भारताने माफी मागायची, आपल्या हिंदुस्थानने माफी मागायची, काय देशाने काय केले? गुन्हा केलाय तो भाजपाने केलेला आहे, गुन्हा केलाय तो भाजपाच्या 3 पाट प्रवक्त्यांनी केलेला आहे। भाजपचा प्रवक्ता म्हणजे देशाचा प्रवक्ता होऊ शकत नाही, भाजपची भूमिका ही देशाची भूमिका होऊ शकत नाही। तो यहाँ पर आपने सुना नवनीत राणा जी किस तरीके से उद्धव ठाकरे ने हमला करते हुए कहा है जो गलती बीजेपी के प्रवक्ता करें, बीजेपी के नेता करें, उसके लिए माफी देश क्यों मांगे? मैं आपको वही कह रही हूं कि उद्धव ठाकरे जी जिस तरीके से सिर्फ टॉन्टिंग की सभा और विरोधकों को उत्तर देने की सभा, मैंने आज तक कोई भी मुखिया जो महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री हैं वो सभा लेते समय पूरी महाराष्ट्र की जनता, हमारे बेरोजगार यंगस्टर्स उनके तरफ आशा से देख रहे थे। हमारे महाराष्ट्र के किसान जो आज महाबीज करके महाराष्ट्र की सरकार किसानों को बीज देने का काम करती थी, जब देवेंद्र साहब की सरकार थी यहाँ पर, तब हमारे जिले में, डिस्ट्रिक्ट में 40,000 टन ये अवेलेबल बीज रहता था। आज ये परिस्थिति है उद्धव ठाकरे जी की सरकार में, जहां पर हमें सिर्फ 2,500 टन ये बीज हमारे डिस्ट्रिक्ट में अवेलेबल है। जब हम पूछते हैं क्यों प्राइवेट कंपनियों को इतना बढ़ावा दे रहे हैं, क्यों प्राइवेट कंपनियों को इतना सपोर्ट कर रहे हैं कि गवर्नमेंट के पास बीज अवेलेबल नहीं है पर प्राइवेट कंपनियों के पास अवेलेबल है, क्योंकि इनके जो वसूली की जो सरकार है, जो करप्शन की सरकार है, इनकी जो टीम बनी हुई है कि सरकार से अगर बीज वितरण नहीं हुआ तो प्राइवेट कंपनी से जो फायदा इन्हें मिलेगा इनडायरेक्टली टेबल के नीचे, उसका फायदा सीधा ये सरकार को और उद्धव ठाकरे जी को जाएगा। इन्होंने इस पे बात करनी चाहिए थी, बेरोजगारी पे बात करनी चाहिए थी। देश ने माफी मांगना है या नहीं मांगना है, मुझे लगता है वो पार्टी ने, बीजेपी ने, पार्टी ने जब वो प्रवक्ता को अपने पार्टी से निकाल कर ये दिखाया कि हम ऐसे कोई भी बयान का समर्थन नहीं करते हैं। और मुझे लगता है हमारे प्राइम मिनिस्टर जी जो आज ये पद पे बैठे हैं और आदरणीय प्राइम मिनिस्टर है हमारे देश के, जब ये पद पे बैठे हैं तो उन्हें
उन्होंने खुद की मेहनत से, खुद की ईमानदारी से, खुद के डेडिकेशन से ये पोस्ट हासिल की है। पर उद्धव ठाकरे जी, जब आप एलिगेशन प्राइम मिनिस्टर जी पे लगा रहे हैं तो ये विचार जरूर करना चाहिए, आप एक भी कॉन्स्टिट्यूंसी से कभी इलेक्शन चुन के नहीं आए हैं। आप अगर आज पोस्ट पे बैठे हैं तो आपकी जो हमारे आदरणीय बाला साहेब ठाकरे जी का जो योगदान हमारे महाराष्ट्र के लिए था, उनके नाम पर बैठे हैं। तो आपने एलिगेशन करने से पहले, टॉन्टिंग करने से पहले अपनी कैलिबर क्या है, हम क्या हैं, वो देखकर बात करना बहुत जरूरी है। वो देश के आदरणीय प्राइम मिनिस्टर जी हैं। बाबा बाबा कोरिया सिटी जानी ना। कोरिया सिटी कोरिया सिटी कहाँ पे है? शहर अंग्रेजी लगे हैं। कोरिया सिटी वो बहुत दूर है। कोरिया सिटी दुनिया को कुछ लोग बड़े होते हैं। कोरिया सिटी कहाँ है? प्रोफेसर साहब को पता होगा। हो, ये छोटा वाला ग्लोब लगता है और पता नहीं, मेरी बेटी से जाके मिल लो, शायद उसे मालूम हो। हाय, बाबा ने भेजा है। कम हियर। कोरिया सिटी कोरिया सिटी नहीं, क्यूरियोसिटी। वो क्या? That's what brought you here? जो तुम्हें यहाँ तक ले आया। क्यूरियोसिटी एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।